नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अपना जजमेंट दिया है उसको लेकर रवीश के साथ आपको ये वीडियो दिखाएंगे। आप देखिए भाई रवीश कुमार के साथ। यहाँ पर कोई ऐसी टिप्पणी ना करें क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देखें, कमेंट करें लेकिन शालीनता के साथ कमेंट करें। आप देखिए भाई रवीश कुमार के साथ ये वीडियो मेरा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं थी। आने वाले समय में इस फैसले की बारीक बातों का विश्लेषण होता रहेगा, मगर हम आज के वीडियो की शुरुआत कोर्ट की उस टिप्पणी से करने जा रहे हैं जिसका सवाल कोर्ट के सामने तो नहीं था, मगर कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 370 को लेकर हिंदी प्रदेशों में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है आज वह ध्वस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा है कि इसका मतलब यह नहीं था कि जम्मू कश्मीर के पास किसी प्रकार की स्वायत्तता और संप्रभुता थी। अनुच्छेद 370 को लेकर कितना प्रचार किया गया है कि अनुच्छेद 370 इस राज्य को संप्रभु बनाता है, भारत से अलग बनाता है, जबकि ऐसा कभी नहीं था। अनुच्छेद 370 का मतलब यह कभी नहीं था कि कश्मीर भारत से अलग है, संप्रभु या स्वायत्त है। जम्मू कश्मीर का ये आज का श्रीनगर सुबह किसी फैसले के इंतजार में नहीं जागा है, बल्कि इसकी दिनचर्या बाकी शहरों की तरह इसी तरह है। उसकी आवाज भले किसी ने नहीं सुनी कि वह हमेशा से अभिन्न ही था। भिन्न भिन्न भिन्नाती मक्खियों की गूंज में कश्मीर की सड़कें कभी उत्तर भारत के कॉलेजों तक नहीं पहुंच सकी, जहां उस कश्मीर को अनुच्छेद 370 के कारण बिना सोचे समझने से पहले अलग बता दिया जाता है, फिर हमारा है का दावा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के पास अनुच्छेद 370 के तहत किसी भी प्रकार की संप्रभुता नहीं थी। उसके पास आंतरिक संप्रभुता के भी अधिकार नहीं थे। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तब भी फैलाते रहेंगे। इसी आधार पर तो बताते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। तो अनुच्छेद 370 संप्रभुता का लक्षण नहीं है, यह असिमेट्रिक फेडरलिज्म का लक्षण है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। तो फिर विवाद किस बात को लेकर रहा? क्या इस अनुच्छेद 370 को लेकर प्रचार नहीं किया गया कि कश्मीर को अतिरिक्त संप्रभुता हासिल है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि यह असिमेट्रिक फेडरलिज्म का हिस्सा है। मतलब तो यही हुआ कि दोनों संघवाद भले एक समान ना हो, एक आकार के ना हो, मगर एक सिक्के के दो पहलू हैं, संघवाद के ही पहलू हैं। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि मैं मानता हूं कि 370 और 35A हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और सच्चे अर्थ में जम्मू कश्मीर 370 और 35A हटने के बाद भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। 19 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री का एक बयान है कि कल तक हम कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हम कहते हैं नया कश्मीर बनाना है। हमारा पर जोर किस लिए दिया जा रहा था? यही बताने के लिए कि 370 के कारण नहीं है, अब हट गया है तो हमारा हो गया है और नया कश्मीर बनाना है। कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर बार बार सघनता से हिंदी प्रदेशों के गांव-गांव में नहीं बताया कि 370 पर गलत प्रचार हो रहा है। कश्मीर अक्टूबर 1947 से ही भारत का अभिन्न अंग है। यहां जमीन ना खरीद पाने जैसे नियम जो हैं और प्रदेशों में भी हैं। इस एक प्रोपेगेंडा ने कश्मीर को लेकर न जाने कितनी नफरत फैलाई है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेताओं ने बार बार 370 के हटाए जाने को भारत की एकता और अखंडता से जोड़ा है। इससे यह भ्रम फैलता रहा कि अनुच्छेद 370 भारत की अखंडता पर प्रहार था, जबकि कोर्ट ने आज कह दिया कि इसके कारण राज्य को संप्रभुता हासिल नहीं थी। इस पर बहस होती अगर कोर्ट में
तब सरकार हटाने जाती तो बात कुछ और हो सकती थी। 6 अगस्त 2019 के प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को देखिए। लिखा है, ऐतिहासिक क्षण, एकता और अखंडता के लिए सारा देश एकजुट, जय हिंद। हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए यह एक गौरव का क्षण है जहां जम्मू कश्मीर से जुड़े ऐतिहासिक बिल भारी समर्थन से पारित किए गए हैं। 2 साल बाद ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री अपने एक संबोधन में कहते हैं कि ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। अब आप इस बयान को देखिए। अदालत में सुनवाई के 10वें दिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अनुच्छेद 370 को उसी तर्ज पर संवैधानिक एकीकरण प्रक्रिया में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था जैसा कि अन्य राज्यों के साथ हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और जम्मू कश्मीर के महाराजा की उद्घोषणा के संयुक्त वाचन पर, जिसके बाद 370 को अपनाया गया। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के सभी निशान भारतीय प्रभुत्व को सौंप दिए गए। तब फिर नेहरू की क्या गलती थी? बीजेपी और संघ के लोग किस लिए अनुच्छेद 370 के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? जब स्वायत्तता और संप्रभुता ही हासिल नहीं थी तो किस लिए बलिदान की बात कर रहे थे? क्या एक झूठे मुद्दे को खड़ा कर उसके लिए संघर्ष करने का नाटक रचा गया? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनुच्छेद 370 का मतलब संप्रभुता नहीं है, तब किसी को बताना चाहिए कि नेहरू की गलती क्या थी। हटाने का फैसला गलत नहीं था, ठीक है, मगर जो हटाया गया है उससे राज्य को संप्रभुता हासिल नहीं थी, तब फिर उसे हटाना क्यों इतनी बड़ी घटना है? इस एक मामले में दुष्प्रचार से हिंदी प्रदेशों में कश्मीर को लेकर कितनी धारणाएं बन गई हैं। बीजेपी ने जो किया सो किया, लेकिन विपक्ष ने इसका कभी भी जनता के बीच जाकर विस्तार से काउंटर नहीं दिया। कांग्रेस इसी बात को लेकर गांव-गांव जा सकती थी कि नेहरू की सरकार ने कश्मीर को कभी स्वायत्तता और संप्रभुता नहीं दी थी। गलत प्रचार किया जा रहा है। तथ्य तो यह भी है कि अनुच्छेद 370 के वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध नहीं किया था। तथ्य यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को ले जाने के बारे में जब 1952 में उनसे सवाल किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कि आपने इसका समर्थन किया था, तब संसद में उन्होंने कहा था कि वो कैबिनेट का सामूहिक फैसला था, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये बयान आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। द वायर के साथ बात करते हुए इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने इसे मजबूती से रखा है। अशोक पांडे द क्रेडिबल हिस्ट्री नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके चैनल पर कश्मीर को लेकर हिंदी में तमाम जानकारियां हैं, आप वहां जाकर विस्तार से देख सकते हैं। और अशोक पांडे ने कश्मीर पर हिंदी में कुछ किताबें भी लिखी हैं। शुरुआत में ही अपने शुरुआती पॉइंट्स में ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो था वो संप्रभु नहीं बनाता था, जम्मू कश्मीर को सोवराइन नहीं बनाता था। बिल्कुल। यानी जम्मू कश्मीर का संविधान होने के बावजूद, अशोक भाई पांडे हैं, होने के बावजूद उन्होंने आज जम्मू और कश्मीर यूट्यूब पर वीडियो डाला है का अभिन्न हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिक्लेरेशन की उन्होंने बात की। करण सिंह के डिक्लेरेशन के बाद से ही जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। यही वो बात है जो हम लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं कि 370, और संविधान सभा में भी ये बात आई थी जब मौलाना हजरत मोहानी ने सवाल पूछा था तो गोपाल स्वामी अयंगर ने यही कहा था कि 370 तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली धारा है। और गुलजारी लाल नंदा ने एक बार संसद में कहा था कि 370 वो टनल है जिससे भारत हिंदुस्तान कश्मीर के साथ जुड़ता है। तो ये एक दुष्प्रचार जो लंबे समय से किया गया कि 370 होने की वजह से भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था जम्मू और कश्मीर, 370 हटाने पर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, इस बात को चीफ जस्टिस ने पूरी तरह से गलत बताया और स्पष्ट रूप से कहा कि 370 होने के बावजूद, 370 के रहते हुए भारत का अभिन्न हिस्सा था जम्मू और कश्मीर, उसकी अपनी कोई सोवरेनिटी नहीं थी। और दूसरी बात यह कि उसका जो संविधान था, भारत का संविधान उस संविधान को सुपरसीड करता था। यही बात झंडे के लिए भी है। उसका जो झंडा था उसको भारत का झंडा, हमारा तिरंगा सुपरसीड करता था।
यानी भारतीय गणराज्य के भीतर ही जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसकी अलग से कोई संप्रभुता नहीं थी। भारत एक संप्रभु देश के रूप में, जैसे भारत के अनेक राज्य हैं, वैसे ही जम्मू और कश्मीर राज्य था। ये बात आज सीजेआई ने बहुत स्पष्ट कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और फैसले लिखे। अदालत में बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कश्मीर के पास कोई संप्रभुता नहीं है, 370 के कारण। बार बार बता रहा हूं, तब फिर किस बात का डर फैलाया गया, ये पूछ रहा हूं। काश ये सवाल कोर्ट के सामने पहले आता। सवाल यह था कोर्ट के सामने जिस पर फैसला आया है, क्या अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक थी? क्या राष्ट्रपति के आदेश से इसे हटाया जाना सही था? इसे हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करना चाहिए था, मगर राष्ट्रपति शासन के जरिए हटाया गया, जो गलत था। इस तरह से याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संविधान के साथ धोखाधड़ी की गई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है और स्वागत किया है। आज भी बीजेपी के नेता फैसले का स्वागत करते हुए अपनी राजनीति का भी पक्ष रख रहे हैं, मगर विपक्ष की प्रतिक्रिया लचर नजर आई। आज भी एक मौका था कि कम से कम कांग्रेस अपना पक्ष सही तरीके से जनता के बीच रखती कि क्यों उसने अनुच्छेद 370 का विरोध किया। हमारा सवाल है कि जब अनुच्छेद 370 के होने से कुछ अलग नहीं हुआ, वह पहले ही दरक कर कमजोर हो चुका था, तब उसके हटाए जाने पर वाहवाही क्यों लूटी जा रही है? बहादुरी का इजहार क्यों किया जा रहा है? बीजेपी ने इस अनुच्छेद को लेकर अपनी बात हर जगह पहुंचाई, मगर अफसोस विपक्ष ने कभी जनता के बीच जाकर अपने भाषणों में इसका जवाब नहीं दिया। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने रिपोर्ट किया है कि आरएसएस ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए 27 बार प्रस्ताव पास किए। वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर रहे हैं और विपक्ष कोने में बैठकर ट्वीट करता रहता है। पिछले 15 वर्षों के दौरान आपने विपक्ष के इन नेताओं में से किसे धारा 370 पर धारा प्रवाह बोलते सुना है? कश्मीर की स्थिति पर लंबे लंबे भाषण देते सुना है? यह सवाल भी उतना जरूरी है जितना आज के फैसले की समीक्षा। विपक्ष की इस चुप्पी के कारण ही आज हिंदी प्रदेश का राजनीतिक समाज इस मुद्दे पर एक ही तरह से जानता है। विराट हिंदी प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को आप आम जनता से इस मुद्दे पर कभी बात करते नहीं सुनेंगे, ना अपने कार्यकर्ताओं से। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस और गोदी मीडिया के अनेक मुख से धारा 370 की एक ही धारा बहती रहती है, लिहाजा लोगों ने जो सुना वही माना। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं होगा कि धारा 370 की राजनीतिक बहस में उन्हें किस तरह का स्टैंड लेना है। कितना कुछ भ्रम फैलाया गया, अभी भी फैलाया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के हट जाने के बाद जब कश्मीर में इंटरनेट तक बंद था, तब 2 महीने बाद वहां पंचायतों के चुनाव करा लिए गए थे। 2 महीने बाद कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था। राज्य का दर्जा नहीं, विधानसभा चुनाव के आसार नहीं, मगर सरकार पंचायत चुनाव कराने पर अड़ी रही और चुनाव हुए। क्या आप इस सवाल का सामना करना चाहते हैं कि 370 हटे 4 साल हो गए, वहां विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सके? 8 अगस्त 2019 को मोदी ने कश्मीर फैसले के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, भाइयों और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के भी चुनाव होंगे। पंचायत चुनावों को लेकर भी कितने सवाल उठे थे। जब वहां इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया पर लोगों की आवाजें नहीं थी, प्रेस का कवरेज न के बराबर था, विपक्ष हिस्सा नहीं ले रहा था, तब क्या इसके बगैर कोई चुनाव पारदर्शी हो सकता है? बहरहाल आने वाला समय अभी तक नहीं आया है। अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। कोर्ट को फैसला देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल किया जाए
और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा के चुनाव हो जाएं। यह भी साफ नहीं कि लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव होंगे या चुनावों के बाद होंगे। कश्मीर की समस्या कश्मीर से ज्यादा हिंदी प्रदेशों में है, जहां कश्मीर के नाम पर केवल लाल चौक की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं। सर्दियों के आने के स्वागत में जब चिनार के पत्ते अपना घर छोड़ रहे थे, उन्हें पता है कि खाक में मिले बिना अगले बरस दरख्तों पर घर बनाने का सपना कहां पूरा होगा। चिनार से गिरे बगैर इन पत्तों को चिनार नहीं मिलता। इतनी खूबसूरती समेट कर भी कश्मीर अपने लिए उत्तर भारत में वो प्यार हासिल नहीं कर सका। वहां से आने वाले टूरिस्टों को अपना हाल नहीं बता सका। अब यहाँ के पत्ते भी भूल गए होंगे कि कितने बरस बीत गए चुनावों के। इन रास्तों को कब से इंतजार है, कब चुनावी लाउडस्पीकर से लैस गाड़ियां इन पर दौड़ेंगी और कब लोग रैलियों में नेताओं को सुनने के लिए भागे भागे जाएंगे। विधायकों और मंत्रियों के दौरे फिर से शुरू होने लगेंगे। सड़क के नीचे से गुजरती भेड़ों के चरवाहे का हाल कोई नेता पूछेगा, कोई उनसे वादा करेगा। अब कोर्ट ने एक निश्चित तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होगा और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। इसलिए अदालत इस पर फैसला देने की जरूरत नहीं समझती है कि जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का फैसला वैध था या अवैध था। अभी 2023 की शुरुआत में जब 13 राजनीतिक पार्टियां मिली तो उन्होंने कहा कुछ ही चंद महीनों में हम करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये डिनायल होगा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक चीजों का। उच्चतम न्यायालय ने लिखा है इस निर्णय में, आज वाले निर्णय में, आई कोट, direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. जम्मू कश्मीर पर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आपने के कई फैसले बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं, लेकिन आप इसको डिले कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। इस विलंब का कोई औचित्य नहीं है और कोई सार नहीं है। मैं कम से कम अपनी बात पूरी तरह से इस राज्य और यूटी स्टेटस और विरोधाभास के बारे में कहना चाहता हूं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आपको तुरंत, वो एक बाहर की समय सीमा है, इसका मतलब नहीं है कि आप सितंबर में करेंगे। उस समय सीमा के बहुत अंदर आप कर सकते हैं, करना चाहिए और आवश्यक है। 4 साल हो गए, अभी तक केंद्र की तरफ से राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। तो क्या अपने फैसले को अवैध होने से बचाने के लिए फिर से दर्जा बहाल करने की दलील पेश कर दी गई? बहस और समीक्षा इस पर भी होगी कि ठीक है, अगर केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था अस्थायी है, तब भी अस्थायी तौर पर ही सही। क्या एक राज्य को केंद्र शासित बदलने का फैसला गलत था? क्या इस सवाल का जवाब आता तो अच्छा नहीं होता? इस बहस को विराम नहीं मिलता। अब सवाल आता है कि क्या संसद एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक खुला प्रश्न है। कोर्ट ने इस प्रश्न को खुला क्यों छोड़ा? कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को गलत नहीं कहा, लेकिन इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है या नहीं। सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा है कि मोदी सरकार ने संघवाद पर सबसे घातक प्रहार किया, मगर कोर्ट ने इस पर फैसला ही नहीं दिया। सिद्धार्थ का कहना है कि इस प्रश्न को खुला छोड़ देने के 2 मतलब निकलते हैं। बहुमत के दम पर एक राज्य से उसका दर्जा छीना गया और उसका विभाजन कर दिया गया। सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा की शक्तियां राज्यपाल को सौंपकर किसी राज्य का दर्जा खत्म कर सकती है। अगर कोर्ट यह कह देता कि मोदी सरकार ने कश्मीर के साथ ठीक किया है तो बाकी राज्य इसके विरोध में खड़े हो जाते। अगर कोर्ट यह कहता कि राज्य के दर्जे को खत्म करने का तरीका गलत था, तब 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को कोर्ट का सही ठहराने का तर्क कमजोर पड़ जाता। कि एक तरफ तो ये कहा उच्चतम न्यायालय ने कि हम निर्णय नहीं करेंगे वैधता, वैलिडिटी कि आपने स्टेट को यूटी कैसे बनाया। स्पष्ट एक्सप्रेसली कहा है
कि हम ये मुद्दा खुला छोड़ रहे हैं, हम ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि ये संवैधानिक रूप से वैध है या अवैध है कि आपने एक प्रदेश को यूटी बनाया। और दूसरी तरफ ये विरोधाभास है, बहुत गंभीर संवैधानिक विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो आपने लद्दाख को प्रदेश से यूटी बनाया वो वैध है। अब मैं इसमें तकनीकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विरोधाभास बता रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 3 में आप किसी प्रदेश के एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, एक प्रदेश के कुछ हिस्से को 2 प्रदेश बना सकते हैं, 3 प्रदेश बना सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है अनुच्छेद 3 में कि कुछ न कुछ भाग उसका प्रदेश रहना चाहिए, वो यूटी पूरा नहीं बना सकते आप। अब इस निर्णय में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपने पूरे इलाके को यूटी बना दिया, 2 अलग अलग यूटीज, और एक यूटी के बारे में आपने कहा कि हम ये निर्णय अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आश्वासन मिला है कि निकट भविष्य में ये प्रदेश बन जाएगा वापस जम्मू और कश्मीर, और दूसरे के बारे में कहा कि हम होल्ड कर रहे हैं कि ये वैध है। तो जब तक एक हिस्सा इस बड़े इलाके का प्रदेश नहीं है, जहां की लोकतंत्र गणतंत्र प्रदेश का है, तब तक अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भी ये वैध नहीं हो सकता। ये एक बड़ा गंभीर एक विरोधाभास कह लीजिए, संवैधानिक गलती जो दिख रही है निर्णय में। दूसरा, एक तरफ तो सरकार के आश्वासन को माना गया है और दूसरी तरफ उस आश्वासन के आधार पर सितंबर अगले वर्ष की तिथि दी गई है जिससे पहले चुनाव करने हैं। लेकिन उन चुनाव के पहले ये डिसाइड नहीं किया कि आज तो वहां प्रदेश है ही नहीं। जो सितंबर वाले चुनाव की हम बात कर रहे हैं वो प्रादेशिक चुनाव है, यूटी चुनाव की बात नहीं हो सकती। तो एक ऐसी तिथि दी गई है आश्वासन के आधार पे कि चुनाव होंगे स्टेट की तौर पे, प्रदेश की तौर पे, लेकिन आज इस निर्णय किया है कि हम निर्णय नहीं करेंगे। ये दूसरा विरोधाभास है। यह सवाल देर तक गूंजता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक और अहम प्रश्न को खुला क्यों छोड़ा। 4 साल बाद फैसला आया है तो क्या इसका जवाब एक साथ नहीं आना चाहिए था? इस प्रश्न को खुला छोड़ देने से क्या यह फैसला एक तरह से अधूरा नहीं हो जाता? जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में 367 के इस्तेमाल से 370 में संशोधन के बारे में लिखा है कि जब कोई प्रक्रिया निर्देशित की जाती है तब उसका पालन होना ही चाहिए। आप पीछे के दरवाजे से संशोधन नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कौल की इस टिप्पणी का मतलब निकाला जाता रहेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि सहमति का ही फैसला है। बस एक मामले में उन्होंने अलग रूट लिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का मकसद था जम्मू और कश्मीर को धीरे धीरे दूसरे राज्यों के बराबर लाना। आज भी वह मकसद मायने रखता है, भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व नहीं है और इस फैसले के लिए उसका होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि 370 के हटाए जाने पर कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। संसद के फैसले पर संवैधानिक मुहर लगी है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाई बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता का ऐलान है। कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए हम भारतीयों की एकता की भावना को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट अंग्रेजी में आया और काफी लंबा है। हमने केवल एक हिस्से को लिया। आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर पूरी प्रतिक्रिया जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के जर्रे जर्रे में विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नया कश्मीर बनाएंगे। इसी साल अगस्त महीने में इंडियन एक्सप्रेस के नाविद इकबाल की रिपोर्ट आई कि श्रीनगर के अस्पताल की ओपीडी में हर 12 मिनट में ड्रग्स की लत का शिकार एक रोगी आता है। कश्मीर में ड्रग्स का जाल इस दौरान काफी फैल गया। इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से इसके बारे में बताया है। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि ड्रग्स की जब्ती 2019 की तुलना में 2022 में 2 गुनी हो गई। जब्ती भी बढ़ी है और ड्रग्स के शिकार लोगों की संख्या भी। मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच SMHS अस्पताल के ओपीडी में इनकी संख्या 75% बढ़ गई। 41,000 से अधिक मरीज आए। रिपोर्ट में लिखा है कि 15 से 30 साल के युवकों में नशे की लत बुरी तरह फैल गई है।
इतनी सुरक्षा के बीच कश्मीर में ड्रग्स का जाल कैसे फैल गया? कौन सवाल पूछेगा? श्रीनगर की सुबह की ये सड़कें दिन चढ़ने के साथ साथ भरती चली जाएंगी। सड़कों पर जाम हो जाएगा और बंद दुकानों के शटर खुलने लग जाएंगे। इस राज्य ने बिना पूर्ण राज्य के दर्जे के अब तक जीना सीख लिया होगा। उस पर बहुत बोझ है कि क्या क्या याद रखे, इसलिए याद रखने का जिम्मा हिंदी प्रदेशों ने लिया है। यूपी बिहार को जितना कश्मीर याद है उतना अपना राज्य नहीं। किसे याद नहीं होगा कि 4 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उस रात उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के उस्मान माजिद और सीपीएम के नेता MY तारिगामी समेत अन्य नेता भी हाउस अरेस्ट में डाल दिए गए। सीताराम येचुरी को अपनी पार्टी के नेता तारिगामी से मिलना था तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। तारिगामी की तबीयत खराब चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के पास जम्मू कश्मीर का एक्सेस होना चाहिए। येचुरी से कहा गया, याद रखें कि केवल अपने दोस्त से मिलकर आएं, राजनीतिक काम नहीं करें। 7 महीने तक फारूक अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट में रहे। उन पर PSA की धारा लगी। उनके हाउस अरेस्ट में रहने के 6 महीने बाद मुलायम सिंह ने संसद में उनकी गैर मौजूदगी पर सरकार से सवाल किया कि फारूक अब्दुल्ला मेरे साथ बैठा करते थे, सदन में कब लौटेंगे? अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार से इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं कहा और आगे बढ़ गए। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने उनके हाउस अरेस्ट को चुनौती दी। 8 महीने के बाद उमर अब्दुल्ला बाहर आए। विपक्ष के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया, मगर रहस्यमयी तरीके से 3 महीने बाद यूरोपियन संघ के कुछ सांसदों को बुलाकर कश्मीर का दौरा कराया गया। आज तक उसका पता नहीं चला कि किसके कहने पर आए थे। 4 अगस्त की रात श्रीनगर में 144 लगा दी गई। पब्लिक की आवाजाही पर रोक लगी। किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या रैली की अनुमति नहीं थी। सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। 7 महीने तक स्कूल बंद रहे। 18 महीने तक 4G इंटरनेट बंद रहा। लंबे समय तक अखबारों का छपना मुश्किल हो गया। पत्रकार मजदूरी करने लगे। यहाँ से किसी ने कश्मीर की आवाज नहीं सुनी। श्रीनगर की इन सड़कों से आवाजें नहीं आई, बस हिंदी प्रदेशों की आवाजें गूंजती रहीं। अनुच्छेद 370 के हटने के दिन जब साल पूरा हुआ, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है। मंदिर का उद्घाटन होना है। आज भी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया। उनका कहना है, यह कैसा फैसला आने वाला था जो आने से पहले नजर रखने वालों को नजरबंद कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अफवाह है, राजनीतिक कारणों से किसी को नजरबंद नहीं किया गया है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला अपने घर की तस्वीर ट्वीट कर रहे थे कि मैंने अपने घर के दरवाजे पर खुद से चेन नहीं लगाए हैं। पुलिस ने जो किया है उससे आप इनकार क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने जो किया आपको पता नहीं? उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकारों को हमें हाउस अरेस्ट में डालने का बस बहाना चाहिए। ये पूरी तरह से निराधार है। मनोज सिन्हा इस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है न हाउस अरेस्ट किया। कोर्ट के सामने सवाल सीमित थे। क्या अनुच्छेद 370 असंवैधानिक तरीके से हटाया गया? कोर्ट ने कहा नहीं, संसद फैसला ले सकती थी और राष्ट्रपति के आदेश से हटाना सही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति की घोषणा को चुनौती नहीं दी, संसद के अधिकार को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य की विधानसभा से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कह दिया कि अनुच्छेद 370 का मतलब यह नहीं कि जम्मू कश्मीर राज्य को किसी प्रकार की संप्रभुता हासिल थी, तो फिर मसला क्या था यह आप सोचते रहिए। आज फैसला आने से पहले इस मामले में बहस करने वाले एक वकील कपिल सिब्बल का ट्वीट आता है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कई दौर देखे होंगे, उनकी वकालत की धूम रही है। सिब्बल लिखते हैं कि कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को चुभने वाले, असहज करने वाले तथ्य दर्ज करने चाहिए कि क्या गलत था, क्या सही था, संस्थाओं ने सही किया या गलत किया। इस पर आने वाले वर्षों में बहस होती रहेगी। ऐतिहासिक फैसलों की नैतिकता का फैसला इतिहास ही करेगा।
वकील शायर की भाषा में लिख रहा है, उसके पास इसे कहने की वकालत की भाषा नहीं। शायद वह जानता है कि वकालत की भाषा फाइलें मोटी करने के लिए रह गई हैं। फैसले के बाद सिब्बल का ट्वीट नहीं आया जब तक हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे। अब तो कहना भी, खासकर जरा सा भर कह देना भी बगावत है। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में अनुच्छेद 370 के हटाने के पक्ष में 351 वोट पड़े, विरोध में केवल 72। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू कुल 10 दलों ने विरोध किया। जनता दल यूनाइटेड उस वक्त बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रही थी। तब भी जेडीयू ने अनुच्छेद 370 का विरोध किया। बीजेपी ने इस मसले पर वहां समर्थन वापस नहीं लिया था। बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी, एआईएडीएमके और शिवसेना खड़ी थी। शिवसेना आज टूट चुकी है, मगर आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि वे निराश हुए हैं मगर हताश नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा को यहां तक आने में कई दशक लगे, हम भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी अपना बयान जारी किया है। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोग इस वक्त जश्न मनाते होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के आंसू देखते हुए, उनकी तकलीफ देखते हुए, जो जम्मू कश्मीर को आज फिर से जेल में कन्वर्ट किया गया, दुकानदारों को बोला गया, उनको धमकी दी गई कि सुबह 10 बजे दुकानें खोल दो, हमें घरों में नजर बंद किया गया, वर्कर्स को थानों में बंद किया गया। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो 2019 5 अगस्त को हमारे मुल्क के संविधान के साथ हुआ, जिसकी वजह से हमारा अपना छोटा सा संविधान छीना गया, हमारा झंडा जो तिरंगे के साथ छोटा सा झंडा था उसको छीना गया, ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है वो पूरे मुल्क में फैलेगी। जो हमारा संविधान है, बड़ा संविधान है, जो तिरंगा है, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई, इसको भी आपसे छीनने में जरा देर नहीं लगाएंगे ये लोग। इस फैसले से कश्मीर को क्या मिला, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि इस मुद्दे से और इस फैसले के बिना भी कश्मीर से एक राजनीतिक दल को काफी कुछ मिला है और मिलता रहेगा। उमर अब्दुल्ला फैज के शेर पढ़ रहे थे कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। उमर अब्दुल्ला को विस्तार से अपना राजनीतिक पक्ष बताना चाहिए था। शेरो शायरी में बात कहने का आज ये दिन नहीं था। कांग्रेस छोड़कर चले गए गुलाम नबी आजाद ने मीडिया में बयान दिया है कि अनुच्छेद 370 हटाना एक गलती थी, जम्मू कश्मीर की पार्टियों से भी पूछा जाना चाहिए था। हम इस फैसले से निराश हैं। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है, आजाद साहब सही में आजाद हैं, वे अपनी पार्टी के दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन हमारे गेट बंद कर दिए गए। गुप्कार रोड पर मीडिया के लोग नहीं आ सके ताकि हम भी प्रतिक्रिया दे सकें। क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? ये तो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी है। रात के वक्त का लाल चौक, इसके बिना हिंदी के दर्शकों के लिए कश्मीर की बात पूरी नहीं होती। यह वैसा ही चौक है जैसा आपके शहर का कोई घंटाघर। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि कश्मीर में सच को सामूहिक रूप से कहने की कमी है। शायद उनका इशारा इस तरफ था कि कश्मीरी पंडितों का भी सच होना चाहिए, मगर यह भी इस बात में शामिल है कि बहुसंख्यक का भी सच होना चाहिए। यह सवाल सरकार और समाज से और अदालत से पूछा जाना चाहिए कि 2014 के बाद किसका सच ज्यादा कहा गया है, किसका सच कम कहा गया है। मगर उनकी इस राय से कोई भी इत्तेफाक रखेगा कि राज्य और गैर राज्य एजेंसियों की तरफ से क्या क्या जुल्म उठाए गए, मानवाधिकार का उल्लंघन हो, इसकी जांच के लिए जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है कि रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए। क्या सचमुच स्टेट के एक्टरों के जुल्म किसी आयोग में दर्ज किए जा सकेंगे और उसका फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी रिपोर्ट पर मुहर लगा देगा? आज के भारत में यह कल्पना कौन कर सकता है? मगर अच्छी बात है कि फैसले में ऐसा लिखा गया है और यह सही बात भी है।
2019 के बाद घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होने लगी तो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे घाटी छोड़कर जाने की बात करने लगे। उम्मीद है उन्हें भी आज के फैसले से कुछ सुकून मिला होगा। कश्मीर के पास सुनाने और दिखाने के लिए बहुत जख्म जमा हो गए। सुनने वालों ने अपनी अपनी कुर्सी अलग सजा ली है, कहने वालों ने एक तरफा कहना शुरू कर दिया है। आज के फैसले से कुछ भी नहीं बदला, ना आप बदले ना वो जो आप तक झूठ पहुंचाते रहे। उम्मीद है आप कश्मीर तक खुद पहुंचेंगे और कश्मीर आप तक। नमस्कार,